दोस्तों, आप सभी को मैं ईडी ओपिनियन में स्वागत है। और आज मैं भारत में आए विदेशी यात्री या राजदूत जो 600 BC से लेकर 1700 AD के बीच आए हुए थे, वो लेकर मैं आया हूँ। और अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आप इस नोट्स को मेरे ब्लॉग पे भी पढ़ सकते हैं। और मेरा ब्लॉग है myedopinion.blogspot.com, आप इस पर भी आ सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। तो चलिए सर्वप्रथम हम लोग आते हैं कि भारत में आए विदेशी यात्री। तो सर्वप्रथम जो हमें सोर्स प्राप्त हुआ है, उस सोर्स के अनुसार मेगस्थनीज यूनान यात्री थे जो 304 ईसा पूर्व से लेकर 299 ईसा पूर्व के बीच भारत आए हुए थे। और जब ये भारत आए हुए थे तो चंद्रगुप्त मौर्य उस टाइम में भारत के, या कह सकते हैं बिहार के, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत में शासन करते थे अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और ये यहाँ कई वर्षों तक रहे, इनके दरबार में रहे। और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन या प्रशासन में होने वाले जो भी घटित घटनाएं थी, उनको अपने बुक इंडिका में विस्तृत वर्णन किया है। इन्होंने अपने बुक इंडिका में लिखे हैं कि पाटलिपुत्र भारत का सबसे बड़ा नगर था, जो कि अभी वर्तमान में पटना है। और यह पाटलिपुत्र गंगा और सोन के संगम पे बसा हुआ है, आज भी बसा हुआ है। तो आप जानते हैं कि पाटलिपुत्रा का न्यू नेम आपको पटना है। तो पटना जो है वो गंगा और सोन के संगम पे बसा हुआ। और ये BPSC 67 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि पटना किस नदी के संगम पे स्थित है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि गंगा और सोन नदी के संगम पे बसा हुआ। तो यहाँ ये भी क्वेश्चन आया है, कितनी बार BPSC में ये भी आ चुका है कि जो है प्राचीन समय में पाटलिपुत्र जो है क्या चीज का बना हुआ था। तो उसमें आपको लकड़ी का जो है सो महल बने होते थे। तो उन्होंने अपने बुक इंडिका में लिखे हैं कि इसकी लंबाई जो है, पटना के बारे में बताए हैं कि इनकी लंबाई 9 मील, चौड़ाई 1.25 मील, और नगर के चारों ओर एक दीवार है और जिसमें 64 द्वार है, द्वार में से गेट है। और इसमें 570 दुर्ग भी बने हुए हैं। और ज्यादातर मकान जो है वो लकड़ी के बने हुए हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा क्या कि पाटलिपुत्रा जो था वो चतुर्भुज था, यानी 4 भुजा वाले थे, नगर कहलाता था। और इनके चारों ओर लकड़ी के जो है वो प्राचीर है, और प्रत्येक के भीतर, जिसके भीतर तीर छोड़ने के स्थान बने हुए थे। ठीक है, यानी गेट, ये बाउंड्री था और उस बाउंड्री में जो है तीर छोड़ने के स्थान बने हुए थे। तो इससे रिलेटेड आपको जो है मेगस्थनीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि ये किनके दरबार में सर्वप्रथम आए थे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। फिर इस पे क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ के रहने वाले थे। तो ये यूनान के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिका के लेखक कौन है। तो इंडिका के लेखक आपको मेगस्थनीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गंगा और सोन नदी के संगम पे कौन सा शहर बसा हुआ था 304 ईस्वी पूर्व। तो आप कह सकते हैं कि पाटलिपुत्रा था। और अधिकांश मकान किस चीज के बने हुए थे। तो अधिकांश मकान आपको लकड़ी के बने हुए थे। ठीक है, तो ये 4-5 क्वेश्चन है जो मेगस्थनीज से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो हम लोग इसको देख लेंगे। नेक्स्ट है कि मेगस्थनीज के बाद उनके उत्तराधिकारी डायमैक्स को माना गया है, जो मेगस्थनीज के बाद जो है 285 से 247 ईस्वी पूर्व आए हुए थे। और कहा जाता है कि ये सीरिया के शासक जो थे एंटियोकस I, इसके द्वारा जो है राजदूत नियुक्त किया गया था। बिंदुसार के दरबार में ये दूत बनकर आया था।
और इन्होंने अपने एस्केर्वो के लेखों में डायमैक्स ने विवरण दिया है कि बिंदुसार ने सीरियन नरेश से अंजीर, मीठी शराब और यूनानी दार्शनिक मौर्य दरबार में भेजने के लिए आग्रह किया था, लेकिन सीरियन नरेश ने मीठी शराब और अंजीर तो भेज दिए, परंतु यूनानी दार्शनिक भेजने में असमर्थता व्यक्त की। तो इससे रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। फिर भी आप लोग देख लेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन एक बन सकता है कि मैग्नीज के उत्तराधिकारी किसे कहा जाता है। तो हमेशा याद रखेंगे डायमैक्स को कहा जाता है, और ये डायमैक्स जो है 285 से लेकर 247 ईस्वी के आसपास आए हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपको डायोनिसस। तो डायोनिसस के बारे में कुछ जानकारियां नहीं हैं और कुछ इतिहासकारों के बीच मतभेद भी है, लेकिन कहा जाता है कि ये मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था और ये मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में आया था, ठीक है। इससे रिलेटेड ज्यादातर डाटा नहीं मौजूद है, लेकिन इतना मौजूद है कि ये टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आ सकता है कि राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था। तो कौन था? डायोनिसस, ठीक है। और किसके दरबार में आया था? तो सम्राट बिंदुसार के दरबार में आया था। कुछ इतिहासकार का मानना है कि अशोक के दरबार में आए हुए थे, ठीक है। तो ये तो एनिशिएंट में ये ईसा पूर्व की विदेशी यात्री थे। अब हम लोग ईस्वी में चलते हैं। तो 399 से लेके 400 ईस्वी के बीच चीनी यात्री फहुआन आए हुए थे और इन्होंने भारत के बारे में बहुत ही अच्छे से भारत के आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक, साथ में सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है। और वो बताते हैं कि उस टाइम में समाज में लोग शाकाहार भोजन करते थे और सामान्यतः जनता जो है लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते थे। तो यहाँ फहियान जो है आपको जब भारत आए तो इन्होंने भारत के बारे में बहुत सारे चीज़ों को लिखा। तो भारत का जब हमें इतिहास जानने का मौका मिलता है तो हम लोग फहियान के द्वारा लिखा गया या बताई गई बातों को हम अपने भारतीय इतिहास में शामिल करते हैं, ठीक है। उनके बाद इन्होंने कहा कि उस टाइम के लोग जो थे वो अहिंसक नहीं थे, ठीक है। अहिंसक थे, इट मीन्स हिंसक नहीं थे और सादा जीवन जीते थे। उसके अलावा बौद्ध धर्म सीमावर्ती राज्यों में उन्नति था, जबकि अपने प्रमुख स्थानों में अपनी महत्ता खो रहा था। समाज में धार्मिक समानता विद्यमान थी। और देखिए ये चीनी यात्री जो थे वो जनरली जो है बौद्ध धर्म को फॉलोअर थे और इसलिए ये बौद्ध धर्म को नजदीक से जानने के लिए ही भारत की यात्रा पे आए हुए थे और इसलिए इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी बातें लिखी। और उस टाइम में जो भी लोग थे वो जनरली आपको अहिंसक थे और सादा जीवन व्यतीत करने पर भरोसा करते थे। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि ब्राह्मण धर्म जो है वो बहुत ही उन्नत अवस्था में थे। प्रजा जो है दान, धर्म, पाप, पुण्य, लोक परलोक, पुनर्जन्म पे विश्वास करती थी, परंतु प्रजा खुशी भी थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि उस टाइम के लोग जो थे वो करों के बोझ अधिक नहीं था उन पर, दंड भी कठोर नहीं हुआ करता था, अपराध ना के बराबर था, चोर और डाकुओं का भय नहीं था, दान देने व जनहित कार्यों के लिए लोग हमेशा तैयार रहते थे और प्रजा के निजी विषय में जो है राजा जो है वो हस्तक्षेप नहीं करते थे। तो इन्होंने अपनी यात्रा विवरण में जो है इन्होंने लिखा है। फिर उन्होंने कुछ उस टाइम में जो प्रमुख नगर थे उनके बारे में बताए हैं कि उस टाइम में प्रसिद्ध नगर जो है श्रावस्ती थे, सेकेंड वैशाली, कौशाम्बी, ठीक है, ये सब थे। और उसके अलावा आपको व्यापारिक नगर जो है वो उज्जैन, कन्नौज,
थे जो काफी समृद्ध थे, व्यापार भी बहुत ही उन्नत था, और उस टाइम में जो खरीद बिक्री होती थी वो कौड़ी होता था, उसके आधार पर की जाती थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सिक्का, गोल्ड, सिल्वर, लेकिन जो सबसे छोटा यूनिट था कोई भी सामान खरीदने या बेचने का, वो कौड़ी हुआ करता था। ठीक है, तो उस कौड़ी के आधार पर जो है सामान की आयात या निर्यात किया जाता था। दूसरे कंट्री के साथ, गोल्ड के साथ जो है वो रिप्लेस होता था। नेक्स्ट है आपको हुएन त्सांग। ये हुएन त्सांग जो है वो चीनी यात्री थे जो 602 सी से लेकर 664 सी के बीच आए रहे। ठीक है, तो ये ईस्वी भी हम पढ़ सकते हैं इसको, या एडी भी पढ़ सकते हैं कि 602 से लेकर 664 एडी के बीच कौन चीनी यात्री आए हुए थे। तो हुएन त्सांग चीनी यात्री थे जो 602 से लेकर 664 एडी के आसपास एडी में आए हुए थे। अब है क्या है कि ये एक चीनी बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, बौद्ध धर्म को फॉलोअर था, ये बौद्ध धर्म का फॉलोअर था। और यहाँ पे सवाल ये आता है कि हर्षवर्धन के टाइम में कौन सी चीनी यात्री जो है भारत का भ्रमण पे आया था। तो हर्षवर्धन के टाइम में आपको हुएन त्सांग चीनी यात्री थे जो भारत भ्रमण के लिए आए हुए थे। और जब ये भारत भ्रमण के लिए आए तो यहाँ पर ये 15 सालों तक रहा। ठीक है, तो यहाँ पर कभी कभी ये भी सवाल आ सकता है कि कौन जो है हर्षवर्धन के टाइम में चीनी यात्री थे जो भारत आए और 15 वर्षों तक रहा। तो 15 वर्षों तक हुएन त्सांग जो है भारत आए थे और 15 वर्षों तक जो है यहाँ रहे और बहुत सारे नजदीक से जो है भारत को जानने का कोशिश किए। नेक्स्ट है कि इन्होंने अपने पुस्तक जो है सीयू की, तो यहाँ पर आता है क्या कि सीयू की किसने लिखा। तो सीयू की वो आपको हुएन त्सांग के द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है, और ये तत्कालीन भारत का विवरण दिया गया है इसमें। और हुएन त्सांग वर्णों से हर्षकालीन भारत की जो है सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवस्थाओं का परिचय मिलता है। तो स्वाभाविक है कि ये हर्षवर्धन के टाइम में आए हुए थे, तो हर्ष के बारे में जो है इनके राज्य में जो भी एक्टिविटी हो रहे थे उनके बारे में जो है वो अपने पुस्तक में लिखे हैं। नेक्स्ट है कि हुएन त्सांग के लेखों में इस बात का जिक्र किया गया है कि गोरा का राजा जो था। तो यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि किसके लेखों में ये जिक्र किया गया है कि बिहार में जो बोधगया स्थित बोधि पेड़ था उसको किसने कटवा दिया। ठीक है, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था या तपस्या पूरी की थी। तो ये गौड़ा के राजा शशांक के बारे में इनके लेखों में विवरण मिलता है कि गौड़ा के शासक जो थे शशांक, इन्होंने बोधगया। नेक्स्ट है आपका इत्सिंग, और ये इत्सिंग जो थे वो चीनी यात्री थे जो 671 से लेकर 695 ईस्वी पूर्व भारत आए हुए थे। तो इत्सिंग बौद्ध यात्री थे जो पुस्तक प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं की आत्म कथाएं जो है लिखे हैं और समकालीन भारत का वर्णन किया है। इत्सिंग जो है वो अपने साथ सूत्र, विनय एवं अधिधम ग्रंथों की लगभग 400 प्रतियां ले गया था। तो यहाँ सूत जो है, सूत कह सकते हैं या विनय सूत कह सकते हैं, और अधिधम ये आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड ग्रंथ थे और इनकी लगभग 400 प्रतियां जो है वो अपने यहाँ चीन जो है वो ले गए थे। लेकिन कहा जाता है कि उस टाइम में ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आ गई थी, जिसके कारण जो है जितने भी प्रतियां थे वो सही सलामत चीन तक नहीं जा पाया था। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाती है कि कौन जो है वो आपको विनय सूत है या सूत, विनय एवं अधिधम। तो धम जो है आप समझ गए कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड ग्रंथ था। उनकी जो है लगभग 400 प्रतियां जो है वो इत्सिंग जो है वो चाइना ले जा रहे थे,
ये रास्ते में आपको ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आने के कारण कुछ प्रतियां जो है नुकसान हुई और सभी प्रतियां जो है वो सही सलामत नहीं जा पाए थे। नेक्स्ट है क्या कि ये आपको हर्षकालीन जो है सो भारतीय धर्म समाज के विषय में बहुत कुछ जो है लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जितना वेल संघ ने अपने विवरण में जो है उपयोगी बातें जो है हर्षवर्धन या हर्षकालीन जो है लिखे हैं, उतना जो है ये इत सिंह जो है उन बातों का जिक्र नहीं किए हैं। ये जनरली आपको बौद्ध से रिलेटेड, ये भी बौद्ध भिक्षु थे कह सकते हैं या बौद्ध धर्म के फ्लोअर थे, और ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो पुस्तकें थी उस पुस्तकों का अध्ययन किए और उनकी प्रतिलिपियां जो है वो चाइना ले जा रहे थे। अब है क्या कि ये 700 से लेकर 712 ईस्वी के मध्य इन्होंने 56 ग्रंथों को चीनी भाषा में अनुवाद किया, ठीक है। और इनका जो मूल ग्रंथ है वो चीनी भाषा में ही लिखा गया था, लेकिन सबसे पहले इनका अनुवाद जो है एक जापानी विद्वान जो है वो ककुशु थे, जिन्होंने इनको अपने बुक रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन्स नाम से लिखे हैं, यानी इनको इंग्लिश कन्वर्टिंग किया गया है। और इसके अध्ययन से हम 7वीं सदी के उत्तरी भारत के समाज एवं संस्कृति का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आपका इत सिंह के बारे में था, और ये बौद्ध यात्री था। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ बनती है कि ये कितनी प्रतिलिपियां ले जा रहे थे। तो ये 400 प्रतिलिपियां ले जा रहे थे। इन्होंने अपने पुस्तक में किस राजा के समय की बातों को बतलाए हैं, या अपने विवरण में किस राजा के बारे में बताया गया है, या किस राजा के टाइम के बारे में समय में समाज या उनके राज से रिलेटेड बातों को बताए हैं, तो वो हर्षवर्धन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उन्होंने कितने ग्रंथों को चीनी अनुवाद किया, तो 56 ग्रंथों को किया। तो यहाँ क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि किसने 56 ग्रंथों को चीनी भाषा में अनुवाद किया, तो ये इत सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या कि इनकी जो पुस्तकें हैं तो उनके पुस्तकों को इंग्लिश भाषा में सबसे पहले किसने कन्वर्टिंग किया, तो इंग्लिश भाषा में जो है लैंग्वेज में सबसे पहले या किसने किया, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ककुशु जो कि जापानी थे, इन्होंने जो है इनके बुक को ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन्स के नाम से हम लोगों को प्रस्तुत किया और हम लोग को भी जानने के मौका मिला। नेक्स्ट है आपको 915 से लेके 916 के बीच अल मसूदी जो कि अरब यात्री थे वो आए हुए थे भारत यात्रा पे, और मसूदी अपने कार्यों में इतिहास और वैज्ञानिक भूगोल को जोड़ने वाले पहले अरब के लेखक थे। तो यहाँ सवाल ये आती है कि कौन अरब यात्री थे जिन्होंने वैज्ञानिक भूगोल को और इतिहास को जोड़ने वाले कौन थे, तो ये आपको अल मसूदी हो जाएगा जो कि 915-16 के आसपास भारत में आए हुए थे। और एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि अरबों के हेरोडोटस, तो हेरोडोटस को तो आप जानते हैं इतिहास के फादर कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो हेरोडोटस के रूप में जो है इन्हें सम्मानित किया जाता है, यानी अरब के हेरोडोटस किसे कहा जाता है, तो अल मसूदी को कहा जाता है। फिर है कि अल मसूदी ने ब्रह्मांड दर्शन नाम का पुस्तक लिखा। अल मसूदी ने क्या लिखा, ब्रह्मांड दर्शन नाम का पुस्तक लिखा। फिर है क्या, बगदाद यात्री अल मसूदी जो थे वो राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के विषय में लिखे। तो यहाँ सवाल ये भी आता है कि राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के विषय में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो किनके यात्रा या किनके पुस्तकों से हमें प्राप्त होती है, तो अल मसूदी, ठीक है, जिन्हें हेरोडोटस भी कहा जाता है। और ये जो है राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासक जो कि महिपाल प्रथम थे, उसके टाइम में भारत यात्रा पे आए हुए थे, और उस टाइम के जो है सो भारत के बारे में बहुत सारी
इतिहास और उसके साथ ही राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के विषय में हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देती है। तो नेक्स्ट है आपको अल बरूनी। तो देखिए अल बरूनी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। तो अल बरूनी जो थे वो मोहम्मद गजनी के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो मोहम्मद गजनी के साथ जो है तो कह सकते हैं कि मोहम्मद गजनबी के जो है प्रमुख दरबारी थे और ये उसी के साथ जो है भारत आए हुए थे और ये 1017 से 20 के मध्य आए हुए थे। और अल बरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार भी कहा जा सकता है, ठीक है। अल बरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जा सकता है। ये 1017 से 1020 के मध्य में आया हुआ था और ये 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी का प्रमुख दरबारी था और उसी के साथ ये भारत आया था। इन्होंने अपने ग्रंथ तहकीक-ए-हिंद, जिसे हम लोग कह सकते हैं किताब उल हिंद, में भारत के संबंध में अपना विस्तृत विवरण दिया है, ठीक है। तो इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? तहकीक-ए-हिंद, या कह सकते हैं किताब उल हिंद। हिंद इट मीन्स हिंदुस्तान, ठीक है। तो ये हिंदुस्तान के बारे में अपने ग्रंथ में जो है बहुत सारी बातें लिखे हैं और इसलिए अल बरूनी के बारे में हम लोग को ज्यादातर क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो अल बरूनी के अनुसार भारतीय समाज में 16 जातियां थी, ठीक है। तो यह सवाल ये आती है कि 16 जातियां किनके अनुसार था? तो अल बरूनी लिखते हैं जब ये 11वीं शताब्दी में आए थे तो इन्होंने लिखा कि भारत में जो है 16 जातियां थी, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने अपने पुस्तक में जो है ब्राह्मण को विशेष अधिकार, वैश्य जाति की दशा में गिरावट था, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह जैसे कुप्रथाओं का वर्णन किया है, ठीक है। तो हमें इनके लेखों, इनके बुक जो कि तहकीक-ए-हिंद या किताब उल हिंद में हमें देखने के लिए मिलता है और इन्होंने अपने पुस्तक में जो है ब्राह्मणों को विशेष अधिकार था, वैश्य की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह जैसी कुरीतियां हमारे समाज में व्याप्त थी, तो इनके बारे में लिखे हैं। उसके बाद 1292-93 में जो है मार्को पोलो इटली का यात्री था, वो भारत की यात्रा पे आए हुए थे, ठीक है। तो भारत की यात्रा पे आए हुए थे कौन? मार्को पोलो, जो कि इटली का यात्री था। कब आया था? 1292-93 में आया हुआ था। किसके शासन के समय में आया था? तो पांडे शासिका थी जिसका नाम रुद्रम्बा देवी थी, ठीक है। तो भारत में जो है पांडे राज्य था और यहाँ की शासिका, न कि शासक, शासिका जिसका नाम रुद्रम्बा देवी थी, उसके शासन के समय में आया था। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत द ट्रेवल नाम के पुस्तक में लिखा है कि दक्षिण के राज्यों की आश्चर्यजनक आर्थिक समृद्धि, विदेशी व्यापार और वाणिज्य का वर्णन किया है, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में अपने पुस्तक द ट्रेवल में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है कि इसकी एक अन्य पुस्तक सर मार्को पोलो की पुस्तक में भारत की आर्थिक इतिहास, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का वर्णन मिलता है। इनके अन्य भी पुस्तक हैं जिनमें भारत के जो है आर्थिक स्थिति के बारे में दर्शाया गया है, लिखा गया है। उसके बाद एक चौ जू कुआ जो कि चीनी व्यापारी थे, वो भी 1225-54 के आसपास जो है भारत में आए हुए थे। क्या नाम था? चौ जू कुआ, चीनी व्यापारी थे ये, ठीक है। तो ये व्यापारी थे, इन्होंने भी अपने पुस्तक में जो है भारत के व्यापारिक वर्णन का जिक्र किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1225-1254 ईस्वी के आसपास जो है कौन चीनी व्यापारी जो है भारत आए थे और उन्होंने व्यापार के बारे में वर्णन किया, यानी व्यापारिक वर्णन किया है, तो वो कौन था? चौ जू कुआ। और नेक्स्ट जो आपको इतिहास में अक्सर पढ़ने के लिए मिलता है इब्न बतूता। तो ये इब्न बतूता जो है एक अरब यात्री थे जो कि 1333 से लेकर 1342 के बीच आए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल आएगा कि कौन अरब यात्री थे जो कि 1333 से लेकर 1342 के बीच भारत आए हुए थे? तो इब्न बतूता। किसके दरबार में आए हुए थे? तो किसके दरबार में आए हुए थे? तो ये जो है आपको मोहम्मद तुगलक जो कि 1342 यानी
ये जो जब आए हुए थे तो दिल्ली में जो है मोहम्मद तुगलक के शासन था, और मोहम्मद तुगलक जो है वो इन्हें जो है काजी नियुक्त किया था। तो यहाँ सवाल ये आता है कि तुगलक सुल्तान मोहम्मद जो थे वो किन्हें जो है काजी नियुक्त किया था। तो ये काजी जो है वो इब्न बतूता को जो है सो नियुक्त किया था। ये मुस्लिम धर्म का जो है काजी जो होते हैं जानकार होते हैं। तो ये तुगलक सुल्तान मोहम्मद ने इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया था। नेक्स्ट है आपका कि इस पद पर वो पूरे 7 साल तक रहे, ठीक है, और सुल्तान के शासन या प्रशासन को बहुत ही नजदीक से देखने के लिए मिला, और इन्होंने हर घटनाओं को बड़े ही ध्यान से 1300 यानी तुगलक सुल्तान मोहम्मद के टाइम में जो भी घटनाएं घटी या उस टाइम के जो राज व्यवस्था थी उसके बारे में इन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है। फिर है क्या कि 1342 ईस्वी आते आते मोहम्मद तुगलक ने जो है इन्हें चीन के बादशाह के पास अपना राजदूत बनाकर भेजा था, ठीक है, 1342 में। लेकिन कहा जाता है कि ये वहां तक नहीं पहुंच पाया और ये गंभीर रूप से घायल भी हो गया, और उसके बाद वो फिर वापस जो है वो अरब चले गए, ठीक है, रिटर्न भारत नहीं आया था। तो 1342 में यहाँ पे सवाल ये आता है कि मोहम्मद तुगलक ने किसे जो है चीन के बादशाह के पास अपना राजदूत बनाकर भेजा था। तो इब्न बतूता था, काजी भी इसी को नियुक्त किया गया था। 7 साल तक ये काजी के पद पे रहा। उसके बाद इसके द्वारा लिखा गया अरबी भाषा में यात्रा वृत्तांत है, जिसे रिहला कहा जाता है। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि रिहला जो है किसके द्वारा लिखा गया अरबी वृत्तांत है। तो रिहला जो है वो आपको इब्न बतूता द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है, और ये भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही रोचक जानकारियां हमें देता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको निकोलो कोंटी। तो निकोलो कोंटी जो है वो इटली का रहने वाला था, इटली का यात्री था, जो कि 1420 से 21 के बीच आया था। और ये निकोलो डी कोंटी जो है विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री था। तो सवाल यहाँ पर यह आता है कि कौन विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री था। तो विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री का नाम निकोलो कोंटी था, ठीक है, जो कि 1420-21 के आसपास विजयनगर आए हुए थे, ठीक है। उस टाइम में विजयनगर के जो राजा थे उनका नाम देवराय प्रथम थे। इनके शासन काल में जो है ये विजयनगर आए हुए थे। इन्होंने अपने यात्रा विवरणों को लैटिन भाषा में लिखा, जो मूल विवरण खो चुके हैं, यानी इनका जो ओरिजिनल है वो हमारे पास अभी जो है प्राप्त नहीं है, ठीक है, ओरिजिनल कॉपी जो है प्राप्त नहीं है। लेकिन इसने विजयनगर साम्राज्य के विषय में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी है कि उस टाइम में जो है विजयनगर में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, राजा देव राय प्रथम के टाइम में प्रजा कैसे थे, वहाँ क्या संस्कृति थी। इन्होंने वहाँ के शहर, राज दरबार, प्रथाओं और त्योहारों का बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है, ठीक है। तो ये निकोलो डे कोंटी के बारे में ये जो है ये एक बार और मैं रिपीट कर दूं कि ये देवराय प्रथम जो कि विजयनगर का शासक था उसके टाइम में 1420-21 में आया था, और इन्होंने अपने यात्रा विवरणों को लैटिन भाषा में लिखा, जिसका मूल कॉपी आज उपलब्ध नहीं है। और इनके लेखों से हमें पता लगता है कि जो है इन्होंने विजयनगर के शहर, राज दरबार, प्रथाओं, त्योहारों का वर्णन किया है। नेक्स्ट है आपका अब्दुल रज्जाक। ये जो रज्जाक थे वो फारस से आए हुए थे, और ये 1442 से लेकर 1443 ईस्वी के आसपास आए हुए थे, ठीक है, और ये फारस का राजदूत था। तो यहाँ पे सवाल ये है कि फारस का राजदूत कौन था। तो फारस का राजदूत जो था वो अब्दुल रज्जाक थे, जो कि विजयनगर के राजा देवराज द्वितीय के दरबार में आया था। तो यहाँ सवाल ये आता है कि प्रथम के टाइम में कौन आया था। तो प्रथम के टाइम में आपको निकोलो डी कोंटी जो कि इटली का रहने वाला था, और ये प्रथम के टाइम में आया हुआ था। और सेकेंड के टाइम में जो है वो अब्दुल रज्जाक आए हुए थे, जो कि फारस का जो है राजदूत था, और ये देवराज द्वितीय के दरबार में आए हुए थे। और इन्होंने भी विजयनगर राज्य के व्यापार
वहाँ के कृषि, बंदरगाह, निवासी, रहन सहन, रीति रिवाज, खजाने आदि का बहुत ही अच्छा से वर्णन किया है। ठीक है। और उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है, यात्रा विवरण में लिखा है कि सोना इस प्रकार भरा हुआ रहता था विजयनगर में कि उसने कभी भी ऐसा नगर जो है नहीं देखा था। ठीक है। पूरे विश्व में वो जहाँ भी उससे जाने का मौका मिला, लेकिन विजयनगर इतना खुशहाल था कि यहाँ की खुशहाली जो है वो आज तक जो है अब्दुल रज्जाक जो है कहीं भी नहीं देखा था। और तो ये अब्दुल रज्जाक था। उसके बाद आपको डुआर्ट बारबोसा, ये डुआर्ट बारबोसा जो है एक पुर्तगाली यात्री था जो 1510-16 में भारत की यात्रा पे आए हुए थे, और ये कृष्णदेव राय के शासन के टाइम में आए हुए थे। ठीक है। तो ये पुर्तगाली यात्री जो है डुआर्ट बारबोसा जो है वो किसके टाइम में आए हुए थे, तो कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर की यात्रा पे आए हुए थे। ठीक है। 3 यात्री आए। विजयनगर उस टाइम में बहुत ही क्या था, खुशहाल था। तो कृष्णदेव राय के टाइम में कौन आया था, तो कृष्णदेव राय के टाइम में डुआर्ट बारबोसा आए हुए थे। ये एक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का दुहसिया, जिसको हम लोग ट्रांसलेटर कहते हैं, वो थे। ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ट्रांसलेटर वो होता है जो भाषा को क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं और एक दूसरे को उनकी भाषाओं को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सवाल ये भी आ सकता है कि पुर्तगाली जो गवर्नर थे जिनका नाम अल्बुकर्क था, उसका जो है ट्रांसलेटर कौन था, तो उनका जो ट्रांसलेटर था वो डुआर्ट बारबोसा था। या ये भी सवाल आ सकता है कि कृष्णदेव राय के समय में जो है जो पुर्तगाली गवर्नर आए थे उनका ट्रांसलेटर कौन था, तो ट्रांसलेटर कौन था, डुआर्ट बारबोसा। तो ये डुआर्ट बारबोसा जो है विजयनगर की जो है सामाजिक दशा, अर्थव्यवस्था, राज्य की नीतियां आदि के बारे में बहुत ही अच्छे से और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छे से विवरण जो है प्रस्तुत किया है। ये कहते हैं क्या कि कृष्णदेव का प्रशंसा करते हुए लिखे हैं कि राजा इतनी स्वतंत्रता देता था प्रजा को कि प्रजा अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकता था। ठीक है। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत द बुक ऑफ डोरेट बारबोसा में इन्होंने जो है सो लिखा है, और इन्होंने ये भी जिक्र किया है कि सती प्रथा विजयनगर में उपलब्ध था, और सती प्रथा के बारे में भी इनके यात्रा वृत्तांत में लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपको डोमिंगोस। तो ये डोमिंगोस जो थे ये भी एक पुर्तगाली थे जो 1510 ईस्वी में विजयनगर में आए थे, और ये भी कृष्णदेव राय के दरबार में ही आए थे। और इन्होंने भी जो है अपने विवरण में जो है विजयनगर के बारे में लिखे हैं। ये लिखते हैं कि उस टाइम में बलि प्रथा, पशु यज्ञ, सती प्रथा, जातिगत बंधन, वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा, ये सब के बारे में इन्होंने जो है सो एक्सप्लेन किया है। तो ये किसके बारे में, विजयनगर के बारे में। याद रखिएगा ज्यादातर जो है विजयनगर जो कि दक्षिण भारत का राज्य था या कह सकते हैं देश था उस टाइम में, और उस टाइम में दक्षिण भारत जो है काफी खुशहाल हुआ करता था। तो उनके टाइम में डोमिंगोस जो कि एक पुर्तगाली था ये आए, और विजयनगर में जब इन्हें रहने का मौका मिला तो ये यहाँ के बारे में अपने पुस्तक में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट एक है आपका तारानाथ है जो कि 1575 से 1634 में आए थे, और ये तिब्बत के एक लेखक थे। और तिब्बत जो है आपको मालूम है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो तारानाथ जो है वो जब भारत आए तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो है यहाँ अध्ययन किए, और इन्होंने अपने पुस्तक में जो है बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारी को साझा किया है। इनके द्वारा लिखा गया जो है कंग्यूर और कंग्यूर नामक ग्रंथ की जो है इन्होंने रचना की थी। इसमें 1575 और 1634 के बीच जो भारतीय इतिहास थी उसके बारे में जिक्र किया गया है। उसके बाद है 1606 से 1611 के बीच में जो है विलियम हॉकिंस जो कि इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया राजदूत था, और ये जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आया था। तो यहाँ पर अब देखिए ये मुगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मुगल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं।
तो आप सवाल ये आता है कि जहांगीर के टाइम में कौन ब्रिटिश जो है सो राजदूत आए हुए थे। तो जहांगीर के टाइम में जो है विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम, तो उस टाइम में कौन थे राजा जेम्स प्रथम थे इंग्लैंड के, उसके द्वारा जो है राजदूत नियुक्त करके भारत में जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। ठीक है, अब ये जहांगीर के दरबार में भेजा गया था तो 1611 तक जहांगीर के दरबार में रहा, यानी ये 3 साल जो है वहाँ पे रहा। और ये जहांगीर के दरबार में होने वाली घटनाएं या उस टाइम के जो भारतीय इतिहास थे, इसे इन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है। ठीक है, अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा। उसके बाद एक सवाल ये आती है कि जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से अहमदाबाद आया था। जानते हैं, ये आपको केबीसी का भी एक क्वेश्चन था, 7 लाख का क्वेश्चन था कि जो है जहांगीर के समय जो विलियम हॉकिंस थे वो किस जहाज से जो है अहमदाबाद आए थे। तो ये आपको अहमदाबाद जो है वो हेक्टर नामक जहाज से आए हुए थे। या ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हेक्टर नामक जहाज से जो है कौन सा राजदूत था इंग्लैंड का जो भारत आए हुए थे जहांगीर के टाइम में, तो वो कौन था, विलियम हॉकिंस था। फिर आपको विलियम जो है फ्रेंच भी है जो कि इंग्लैंड के थे, और ये भी इसी के साथ जो है भारत आए हुए थे। तो हॉकिंस जो है वो आपको जो है सो राजदूत थे, तो वो जहांगीर के दरबार चले गए। और ये जो फ्रेंच थे ये जो है घूमता गया, और ये 1608 में जो है सूरत के बंदरगाह पर उसी के साथ उतरा था। और वो व्यापारिक मार्ग जैसे सूरत हो गया, बुरहानपुर हो गया, उज्जैन, फतेहपुर सीकरी जैसे विख्यात नगरों और धार्मिक दुर्ग, जेल, परंपरा आदि के बारे में अपने पुस्तक में वर्णन किया है। इन्होंने ही अपने कहानी में लिखा है कि सलीम और अनारकली। तो देखिए, सलीम जो है वो आपको जहांगीर का ही नाम है, और ये सलीम और अनारकली के बारे में जो है वो इनके ही विवरण से हमें ज्ञात होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको थॉमस रॉ। तो ये थॉमस रॉ भी आपको 1615 में जब ये चले गए, 11 में जब ये चले गए थे, कौन, विलियम बैंकेट और ये विलियम फ्रेंच। तो उसके बाद 1615 में जहांगीर के दरबार में जो है वो आपको थॉमस रॉ आए, और थॉमस रॉ जो है वो जहांगीर के साथ जो है मांडू और अहमदाबाद की भी यात्रा की, साथ घूमने के लिए गए। वहां पर जो अहमदाबाद और मांडू जो है घूमे। थॉमस रॉ जो है अपनी यात्रा के विवरण अपनी पुस्तक जो है ए वॉइस ऑफ द ईस्ट इंडी, याद रखिएगा कि ए वॉइस ऑफ द ईस्ट इंडी किसके द्वारा लिखा गया है, थॉमस रॉ के द्वारा। तो ये थॉमस रॉ 1615 में भारत आए थे। किसके टाइम में आए थे, जहांगीर के टाइम में आए थे। और ये थॉमस रॉ जो है एक मुगल दरबार में होने वाले षड्यंत्रों और भ्रष्टाचार के विषय में भी बहुत सारी बातें लिखे हैं। और उसके अलावा ये थॉमस रॉ जो है भारत में 4 वर्षों तक रहा। कितने साल तक रहा, 4 सालों तक रहा। ठीक है, और 19 में वो रिटर्न चले गए। तो यहाँ पर मेन सवाल ये है कि ये वॉइस टू ईस्ट इंडीज जो है किसने लिखा है, तो ये किसने लिखा है, तो थॉमस रॉ ने लिखा है। इन्होंने जो है मुगल दरबार में होने वाले षड्यंत्र और भ्रष्टाचार के बारे में भी अपने पुस्तक में लिखा है। फिर आपको बर्नियर। तो देखिए, ये बर्नियर जो कि 1656 से 1668 के बीच आए हुए थे। ये एक फ्रांस का रहने वाला था। ये एक डॉक्टर भी था, राजनीतिक दार्शनिक भी था, और एक इतिहासकार भी था। ठीक है, बर्नियर ने मुगल काल में अफसरों की तलाश में आए थे। 1656 ईस्वी में आए हुए थे कि चलो कोई काम मुझे मिल जाए। यह फ्रांस का रहने वाला था। और जब ये 1656 में भारत जब आया था, तो ये आपको इनको मुगल दरबार के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध बन गए, यानी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। और शुरू में तो ये शाहजहां के जो है सो जो बड़े पुत्र थे, जिसका नाम दारा शिकोह था, जिसे औरंगजेब ने मार दिया। तो औरंगजेब का जो बड़ा भाई था और शाहजहां का जो पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह, उनके डॉक्टर के रूप में जो है इन्होंने जो है काम किया। और ये मुगल अमीर, उसके बाद जब दारा शिकोह के बाद जो है ये मुगल अमीर जिसका नाम दानिश
मंद था, उसके पास भी इन्होंने काम किया। ठीक है। और बर्नियर जो था ना, वो दृष्टि इसकी जो है हमेशा खोज और जिज्ञासा पूर्ण हुआ करता था, और इसलिए ये विभिन्न क्षेत्रों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जमा करते थे, और जमा करने के बाद जो है ये अपने पुस्तकों में या अपने यात्रा वृत्तांत में लिखते थे। ठीक है। उन्होंने अपने पुत्र में ये जिक्र किया है कि उत्तराधिकार के लिए मुगल टाइम में जो युद्ध होते थे, क्योंकि ये जिस टाइम में आए थे तो आप तो जानते हैं औरंगजेब के टाइम में आए हुए थे, और इन्होंने अपने भाई दारा सिकोह को भी मार दिया, यहाँ तक कि पिता शाहजहां को भी जो है कैद करके जो है आगरा के किले में जो है बंद कर दिए। तो ये बहुत ही क्रूर मुगल सम्राट भी कहा जा सकता है, और ये इसके टाइम में आए थे, इसलिए इन्होंने जो है अपने पुस्तक में जो है लिखे हैं कि उस टाइम में ठीक है। तो इन्होंने जो है उसके अलावा भी युद्ध से रिलेटेड बातों को लिखे, और इन्होंने ये भी लिखा कि राजस्व व्यवस्था कैसा था, और मुगलों में अंदरूनी क्या प्रॉब्लम चल रही थी उसके बारे में भी इन्होंने अपने पुस्तकों में लिखा। उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा कि दारा सिकोह जो थे बहुत ही नेक दिल के थे, अच्छे गुण वाले थे, उदार आदमी थे, उदार राजा थे, लेकिन उसे जो है औरंगजेब के द्वारा मार दिया गया। फिर बर्नियर ने यह भी लिखा कि भारत और यूरोप के बीच जो है मूल विभिन्नताओं में से भारत का जो निजी भूस्वामित्व का अभाव था। ठीक है। तो जैसे यूरोप में क्या होता था, जमीन का मालिक खुद होता था, लेकिन यहाँ जमीन जो है जमींदार के हाथ में होती थी, और उससे जो है कृषक यानी किसान जो है जमीन लेकर खेती करते थे, इसलिए उस टाइम में उनकी स्थिति काफी अच्छी नहीं थी। और इन्होंने जो अपना वर्णन जो लिखा वो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, याद रखिएगा इनके द्वारा लिखा गया जो बुक है उसका नाम क्या है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, और इनके शीर्षक में जो है इन्होंने लिखा है, और 1670 में इसे जो है प्रकाशित किया गया था। ठीक है। और लास्ट है आपको सुलेमान है, और अरबी यात्री सुलेमान जो है ये भी यात्रा वृत्तांत में प्रतिहार शासक का जो है उल्लेख करते हुए उस टाइम के जो है तत्कालीन सामाजिक आर्थिक जानकारियां जो है अपने पुस्तक में लिखते हैं। ठीक है। और अलमसूदी ने अपने यात्रा विवरण में उसके बाद ये तो आपका क्या है सुलेमान था, उसके अलावा अलमसूदी जो है अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि जिनका नाम बड़ा वो कौन है, मिहिर भोज है। ठीक है। और ये मिहिर भोज जो है वो इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मिहिर भोज उस टाइम में जो है काफी शक्तिशाली राजा हुआ करता था भारत में, और उनके बारे में जो है ये चीज लिखा गया है। ठीक है। अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आगे के वीडियो देखने के लिए बेल बटन को प्रेस करें, लिंक शेयर करें